जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। स्वागत है आपका वर्मा एकेडमी में और मैं एसडी वर्मा आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है सेंट्रल डोगमा, है ना, उसमें हमने देखा है डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, है ना। तो वहाँ पर हमने छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि बेसिकली जेनेटिक कोड क्या होते हैं, है ना। जेनेटिक कोड बेसिकली वो इंफॉर्मेशन होता है जो बेसिकली डीएनए पर लिखा होता है ना। किस पे लिखा होता है? डीएनए पे लिखा होता है। और उसी इंफॉर्मेशन में बेसिकली वो चीज लिखा होता है, वो चीज मैसेज के फॉर्म में होता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। क्लियर है क्या चीज? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड। और जो जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट होता है। कैसा होता है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का कहने का मतलब क्या है? ट्रिपलेट का कहने का मतलब है 3 जेनेटिक कोड्स। ध्यान सुनना, एक कोड के अंदर, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं, एक कोड के अंदर 3 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट रहेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे यहां पर मैंने लास्ट लेक्चर में भी दिया था ATG, मैंने दिया, क्या दिया मैंने? ATG। तो बेसिकली 3 मिलकर बेसिकली एक कोड बनता है। ये तीनों लेटर मिलकर क्या बनता है? एक कोड बनता है। फिर AUG, फिर ये 3 मिलकर क्या बनाएंगे? एक जेनेटिक कोड बनाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ध्यान में रखना, जो जेनेटिक कोड होते हैं जो डीएनए पर मिलते हैं वो होते हैं ट्रिपलेट। कैसे होते हैं? ट्रिपलेट। मतलब 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर बेसिकली एक जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे भी समझ सकते हो आप, 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है एक जेनेटिक कोड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो जब 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर बेसिकली क्या करते हैं? एक जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या लिखा देखो, जेनेटिक कोड। व्हाट इज जेनेटिक कोड? इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है एक जेनेटिक कोड। अच्छा, 3 न्यूक्लियोटाइड, सिंस इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व हैं, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं? ट्रिपलेट कोडॉन। क्या बोल रहे हैं इसे हम लोग? ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अच्छा, जिसका आपको इंतजार था वो पल आ चुका है, जिसके बारे में मैंने आपको 2 लेक्चर पहले से इंट्रोडक्शन दिया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ये कौन थे? ये बेसिकली एक तरीके के जेनेटिस्ट थे। इन्होंने बेसिकली क्या किया था, डीएनए पर जो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, डीएनए पर जो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है उसको इन्होंने डिकोड किया है कि कौन सा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है डीएनए पर, कौन सा प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है डीएनए पर, इसको इन्होंने क्या किया है? बताया है, डिकोड किया है। यही थे अपने डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है ना। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। देखो क्या लिखा है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। पहले तो ध्यान रखो, ये इंडियन साइंटिस्ट है। क्या लिखा है? साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब ये जो है बेसिकली वैज्ञानिक थे, कहाँ के? इंडिया के थे साइंटिस्ट, ठीक है ना। क्या लिखा है देखो, मेड एन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन डिस्कवरी ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन, है ना। तो ट्रिपलेट कोडॉन को खोजने में इनका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अच्छा, एक बात बताता हूं आपको कि हमारा जो सेल होता है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, है ना। क्या पाए जाते हैं? अमीनो एसिड्स। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जब ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं, चेक करो, जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? जुड़ते हैं, तो क्या बनता है? बेसिकली प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है ना। तो ऐसे बेसिकली कितने अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं? लगभग 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। समझ में आ रहा है? ध्यान रखना है, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड को 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड कौन सा प्रोटीन बनाने वाले हैं, ये डिकोड किसने किया था? बेसिकली डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इसके बारे में आप इनके बारे में अगर आप 12th स्टैंडर्ड में अगर आप साइंस लेते हो तो इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है। आपके युग में फिलहाल इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप बेसिकली आपको इतना तो आपको ध्यान में रखना है डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बारे में। अच्छा, इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ये चीज ध्यान में रखना है। कौन से ईयर में दिया गया था? 1968 में इनको बेसिकली नोबेल प्राइज दिया गया था, ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है। जेनेटिक कोड क्या होता है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, किसमें रहा है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगी, बट कंफ्यूजिंग है ये चीज। क्या है? कंफ्यूजिंग है, ध्यान में रखो। क्या? डीएनए पर, ध्यान सुनना, डीएनए पर जो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डीएनए पर जो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, ध्यान सुनना। जैसे फॉर एग्जांपल ये डीएनए, क्या है? ये डीएनए है ना।
तो डीएनए पर जो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है ना, ये है ना, ये सब क्या है, इन्फॉर्मेशन है ना। तो डीएनए पर जो जेनेटिक कोड प्रेजेंट होता है ना, डीएनए पर जो जेनेटिक कोड प्रेजेंट होता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोडोजेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडोजेन। व्हाट इज कोडोजेन, द इंफॉर्मेशन और द जेनेटिक कोड प्रेजेंट ऑन द डीएनए, डीएनए पर जो इन्फॉर्मेशन लिखा होता है उसे क्या बोलते हो आप, जेनेटिक, सॉरी कोडोजेन। क्या बोलोगे आप, कोडोजेन। सेम चीज एमआरएनए पर जो इन्फॉर्मेशन लिखा होता है, डीएनए से इन्फॉर्मेशन पास किधर गया, एमआरएनए के पास, बराबर। तो एमआरएनए पर जो इन्फॉर्मेशन लिखा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोडॉन। क्या बोलते हैं, कोडॉन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कोडोजेन क्या है, कोडोजेन जो बेसिकली ऐसा जेनेटिक कोड जो डीएनए पर सिर्फ प्रेजेंट रहेगा उसे क्या बोलोगे, कोडोजेन। और जो जेनेटिक कोड एमआरएनए पे प्रेजेंट रहेगा उसे क्या बोलोगे आप, कोडॉन। और जो टीआरएनए पे प्रेजेंट रहेगा, कहाँ प्रेजेंट रहेगा, टीआरएनए पे प्रेजेंट रहेगा, उसे क्या बोलोगे आप, एंटी कोडॉन। क्या बोलोगे आप, एंटी कोडॉन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है क्या, अच्छा चेक करो। कोडॉन का जो पेयरिंग होता है वो किधर है, उसे क्या बोलते हो आप, एंटी कोडॉन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एडेनाइन रहेगा ना, तो यहाँ पर क्या रहने वाला है, थायमीन। एक चीज ध्यान में रखो आप कि मैंने आपको नाइट्रोजन बेसिस पढ़ा है, बराबर, एडेनाइन, थायमीन, गुआनाइन, साइटोसिन, है ना, जो डीएनए में प्रेजेंट रहते हैं, बराबर। एक चीज ध्यान में रखो आप कि एडेनाइन की पेयरिंग हमेशा, क्या बोल रहा हूँ, एडेनाइन की पेयरिंग हमेशा किससे होती है, थायमीन से होती है। और गुआनाइन की पेयरिंग हमेशा किससे होती है, साइटोसिन की होती है। ये चीज ध्यान में रखना है क्या, कि एडेनाइन की पेयरिंग हमेशा किससे होगी, थायमीन से, और गुआनाइन की पेयरिंग हमेशा किससे होगी, साइटोसिन से, ठीक है ना। एडेनाइन और थायमीन के बीच में बेसिकली आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं दो बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, दो बॉन्ड्स। और ये बॉन्ड्स का नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या नाम है इनका, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बेटा, बट ध्यान रखना है, समझने के लिए हमें इतना तो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है, अच्छे से समझना है, कंसेप्ट क्लियर रखना है, तो हमें इतना तो ध्यान में रखना, क्योंकि ये तो साइंस है। समझ में आएगी नहीं, ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। तो एडेनाइन की पेयरिंग किससे होती है, थायमीन के साथ होती है। और इसमें कितने बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं। और कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और गुआनाइन और साइटोसिन के बीच में कौन से बॉन्ड्स होते हैं, बेसिकली 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये चीज ध्यान में रखना। तो एडेनाइन की पेयरिंग हमेशा किससे होती है, थायमीन से। और गुआनाइन की पेयरिंग हमेशा किससे होती है, साइटोसिन से। ये चीज ध्यान में रखना है, क्लियर है, तीनों समझ में आया। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है दैट इज म्यूटेशन। क्या पढ़ना है, म्यूटेशन। ह्यूगो डे व्रीज जो ह्यूगो डे व्रीज की बात कर रहा हूँ, म्यूटेशनल थ्योरी दिया था उन्होंने, है ना। तो बेसिकली म्यूटेशन क्या था, मैंने आपको वहां पर भी बताया था, म्यूटेशनल थ्योरी जब मैंने आपको पढ़ाया था। व्हाट इज म्यूटेशन, म्यूटेशन इज नथिंग बट सडन जेनेटिक चेंज। जो सडन जेनेटिक चेंज होता है ना जीन्स में, क्या बोल रहा हूँ, जीन्स में जो सडन जेनेटिक चेंज होता है, बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन का फेरबदल होता है, उसे क्या बोलते हो आप, म्यूटेशन। लेकिन ये फास्ट प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस है, ध्यान में आपको रखना है, क्लियर है क्या, ओके। क्या लिखा देखो, सडन जेनेटिक चेंज ऑकर इन जीन्स। जीन्स के अंदर बेसिकली जो भी जेनेटिक चेंजेस होंगे उसे क्या बोलोगे आप, म्यूटेशन। एक चीज ध्यान में रखो, क्या सर, ये सेल है, सेल के बीच में क्या रहता है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या है, बेसिकली क्रोमोसोम्स। ध्यान में रखो क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, है ना। मार्कर चल नहीं रहा है ना, सारा मार्कर कहाँ गया, और मार्कर तो रखा था, हाँ यहाँ पे गिरा हुआ है, ठीक है, देखेंगे इधर। तो ये क्या है, बेसिकली न्यूक्लियस, और यहाँ पर बेसिकली क्या है, क्रोमोसोम, ठीक है ना। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है ना। और डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन्स होता है बेटा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्रोमोसोम के सबसे मेन क्रोमोसोम के अंदर क्या रहेगा, डीएनए, और डीएनए में क्या रहता है, जीन्स। कुछ इस तरीके से समझ सकते हो आप, जैसे ये मान लो क्रोमोसोम, ठीक है ना, ये मान लो क्या है, क्रोमोसोम, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ अंदर क्या रहने वाला है, ये रहा आपका डीएनए। और डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड। और इसमें से छोटा सा हिस्सा, है ना, डीएनए का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसे ही क्या बोलते हो आप, जीन्स बोलते हो। क्या बोलते हो आप, जीन बोलते हो, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो म्यूटेशन क्या बेसिकली कर क्या सकता है, ये जेनेटिक बीमारियां कॉज कर सकता है, क्योंकि इसका इफेक्ट आपको सीधा जीन्स में देखने मिलता है, इसीलिए जेनेटिक डिसऑर्डर कर सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या क्या है, ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, सिकल सेल एनीमिया। क्या है इसमें, सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, ये सिकल सेल एनीमिया क्या है सर, ध्यान सुनना, ठीक है ना। सिकल सेल एनीमिया, सिकल का मतलब समझते हो, सिकल का मतलब होता है हसुआ, हाफ मून। जो सिकल का मतलब है, सिकल का मतलब क्या है, हाफ मून। क्या बोल रहा हूँ, हाफ मून, ठीक है ना, हाफ मून शेप, हाफ मून। जनरली क्या होता है, जो आपके आरबीसी का जो शेप होता है,
जो आरबीसी का जो शेप होता है, आरबीसी समझते हो, रेड ब्लड सेल्स है ना, रेड ब्लड सेल्स का जो शेप होता है ना वो जनरली कैसा होता है, बाइकॉन्केव होता है। कैसा होता है, बाइकॉन्केव होता है। लेकिन जिसको भी ये सिकल सेल एनीमिया हो जाता है ना, इसमें क्या होता है पता है, ये जो आरबीसी जो पहले बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर था वो बेसिकली इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, हाफ मून शेप दिख रहा है। तो ये पहले आरबीसी आपका इस तरीके से था, अब वो आरबीसी इस तरीके से बदल गया है, हाफ मून में बदल चुका है। किस में बदल चुका है, हाफ मून में बदल चुका है, ये ध्यान में रखना है। और जब ये कंडीशन आपको देखने को मिलता है तब क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया। एक और चीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ध्यान सुनना। आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से बेसिकली रेड कलर आता है, बिकॉज हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेड पिगमेंट होता है, ठीक है ना। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। चेक करना, आरबीसी है तो बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन का मात्रा ज्यादा रहेगा, बराबर। लेकिन जैसे ही वो हाफ मून में कन्वर्ट हो जाता है, सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाता है, तब बेसिकली उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। अब हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम होगी तो क्या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, कम होगी। ऐसे में ऑक्सीजन बॉडी में कम पहुंचेगा, और अगर ये ज्यादा अमाउंट में हो जाता है, लार्ज अमाउंट में होता है, तो डेफिनेटली मौत भी हो सकती है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये क्या है, बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। किसके बारे में, डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे बेटा। और डाउन सिंड्रोम को पता है हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम को हम लोग बोलते हैं 21st ट्राइसोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, 21st ट्रायोसोमी। ट्रायोसोमी क्यों बोलते हैं, इसलिए जनरली हमारे बॉडी में कितना क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, है ना, या 23 पेयर्स होते हैं, है ना। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, जो 21st वाला क्रोमोसोम है ना, ऐसे हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स हैं, टोटल तो 23 पेयर्स हैं। तो एक क्रोमोसोम मान लो, क्रोमोसोम नंबर 1 फादर से आया है तो क्रोमोसोम नंबर 1 मदर से आएगा। ऐसे करके जो 21st वाला क्रोमोसोम, 21st वाला जो क्रोमोसोम है, वो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, एक क्रोमोसोम गलती से एक्स्ट्रा आ जाता है। समझ में आ रहा है। जनरली कितना क्रोमोसोम था, 46। कितना था, 46, बराबर। लेकिन इसमें क्या, इतना क्रोमोसोम हो जाता है, 47 हो जाता है। क्यों ऐसा, क्योंकि 21st वाला जो क्रोमोसोम है वो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम के बारे में। किसके बारे में, टर्नर सिंड्रोम के बारे में। इसमें क्या होता है पता है, इसमें बेसिकली ये है कंडीशन 44 प्लस एक्सो। 44 प्लस एक्सो जो कंडीशन होता है इसे कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। ये जनरली आपको फीमेल्स में देखने मिलता है। इसमें फीमेल्स की जो ओवरी होती है वो अंडर डेवलप रहती है, मतलब पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है ना। इवन जो ब्रेस्ट होता है फीमेल का वो भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है ना। जनरली जो फीमेल होती है वो स्टेराइल होती है यहाँ पर, ठीक है। मतलब बेसिकली अपने जनरेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, वो बेसिकली न्यूबॉर्न बेबीज को डेवलप नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो बेसिकली 44 प्लस एक्सो में क्या होता है, यहाँ पर चेक करना, एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है। जनरली जो फीमेल होती है ना, फीमेल वो बेसिकली 44 प्लस एक्स होती है। क्या होती है, 44 प्लस एक्स। आई थिंक इनको नहीं दिख रहा होगा, पर ध्यान में रखो 44 प्लस एक्स होता है ना, ये 44 प्लस एक्स जो होता है ये बेसिकली क्या है, फीमेल का है, फीमेल का जीनोटाइप होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, 44 प्लस एक्सो है। सिंड्रोम में क्या है, 44 प्लस एक्सो है, मतलब यहाँ पर एक एक्स गायब है। एक एक्स क्या है, गायब है। यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम नहीं आता है फीमेल में। तो पहले 46 थे, अब एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो कितने हो गए, 45। तो टर्नर सिंड्रोम में बेसिकली 45 क्रोमोसोम ही आते हैं। समझ में आ रहा है, इतना सब नहीं ध्यान में रखना है आपको। तो आपको बस एग्जाम्पल ध्यान में रखना कि म्यूटेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, दैट इज सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। यही आपके काम का है। बट आपको अगर लगता है, क्यूरियोसिटी अगर आपके अंदर है भाई सिकल सेल क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है ना, तो इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दिया है थोड़ा सा, ठीक है। ये थोड़ा सा ही मैंने बताया है, जब आप 12th में जाते हो तो वहाँ पर आप डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है ना। तो आपके लिए अभी फिलहाल इतना ही है, ध्यान में रखना है, ठीक है। मैंने सारी चीजें जो है वो अब कवर करा दी है। अच्छा, यहाँ पर हमने हेरिडिटी वाला जो पार्ट था वो खत्म कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट है, एक हेरिडिटी है और एक क्या है, इवोल्यूशन। तो जो हेरिडिटी वाला पार्ट है ना वो हमने बेसिकली यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। और इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कैसे कैसे एक प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में बदला होगा, किस तरीके से बदला होगा, छोटा सा कहानी बताऊंगा आपको इवोल्यूशन के बारे में, है ना बेसिकली। तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तब तक क्या करना है,
तब तक इस हेरिडिटी वाले पार्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। कुछ भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, वहां पर आपको कमेंट कर देना है। अगर कुछ भी लगेगा तो मैं क्या करूंगा, उसको मुझे लगेगा कि हाँ वैलिड डाउट है, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो उस टॉपिक को मैं वापस से रिवाइज करा दूंगा। ठीक है बच्चों, ये नोट्स बनाने के लिए बच्चों बहुत मेहनत लगता है, आपका लाइक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा अच्छे कंटेंट को डेवलप करने में। ठीक है बच्चों, तब तक क्यूरियोसिटी को बनाए रहें और पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।